हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र सेट कॉमर्स का पेपर 2। इसमें हम देखेंगे टोटल 50 क्वेश्चन। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका सिलेबस जो होता है काफ़ी हद तक सेम होता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। First, a producer when supplies particular goods and commodities to specified distributors and guarantees not to supply other distributors in a given region is termed as। तो इसका जो आंसर होगा वो है एक्सक्लूसिव डीलिंग। इसको एक्सक्लूसिव डीलिंग कहते हैं। जो सप्लायर है वो पार्टिकुलर जगह पे पार्टिकुलर लोगों को ही सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन डैश ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द एसएलआर इज एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड बैंक। तो इसका जो सेक्शन है, जो एसएलआर एप्लीकेबल होता है, ये है ऑप्शन ए 42। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट सेल। इंटरस्टेट सेल में कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन क्या है ये? इट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5th ईयर एंड इट कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन प्रेसिडेंट नेसेसरी कंसिडर्स नेसेसरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। तो मर्केंटिलिज्म थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये एडम स्मिथ ने दिया है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ये डेविड रिकार्डो। एंड फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, हेक्सर ओहलिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखते हैं, which theory postulates that countries will export those goods that make intensive use of factors that are locally abundant while import goods that make use of factors that are locally scarce। तो ये है हेक्सर ओहलिन फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is not a type of BOP disequilibrium। BOP का साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, सेकुलर एंड स्ट्रक्चरल, ये तीनों ही टाइप्स हैं। डेमोग्राफिक ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। सार्क जो है 1985 में, तो सार्क वाज फाउंडेड बाय 7 स्टेट्स इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। ये डेट जो होता है वो सेट एग्जाम के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए कि ढाका में 8 दिसंबर 1985 को ये बनाया गया था। अफगानिस्तान जो है ये बाद में ज्वाइन किया है, कब? अप्रैल 2007 में। सार्क सेक्रेटरिएट वाज एस्टैब्लिश्ड इन काठमांडू ऑन 16 जनवरी 1987। इसमें पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, ये 8 मेंबर्स ऑफ स्टेट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों ही IMF का फंक्शन है। जो ऑप्शन डी है ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following is not a form of non-tariff barriers। कोटा, लाइसेंसिंग, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट, ये तीनों ही नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। ये जो है बार्गेनिंग टैरिफ, ये बैरियर्स नहीं है। नेक्स्ट, एज पर विच काउंटिंग कन्वेंशन डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड फॉर इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ। मैनेजमेंट ऑडिट जो है ये है एक्सटेंशन। यहाँ पे आंसर की में स्पेशल ऑडिट दे रखा है। ऐसे आप देख सकते हैं, इंटरनल ऑडिट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, द मटेरियल प्राइस वेरिएंस अराइजेस बिकॉज ऑफ। तो ये जो है
मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये हो जाएगा लॉस ऑफ कैश डिस्काउंट। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन सिस्टम costs are first traced not to activities but to an organizational unit such as department or plant and then to product, ये हो जाएगा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्टिंग में यहाँ पे हमें निकालना है हाउ मच सेल्स कंपनी वुड मेक टू अर्न अ डिजायर्ड प्रॉफिट रुपीज इतना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। एस्टिमेटेड सेल लेवल, इसका जो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड में पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे है कंट्रीब्यूशन डिवाइड में सेल। कंट्रीब्यूशन निकालेंगे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि 20 आ जाएगा। 20 डिवाइड में 37.5 यूनिट में एंड इंटू 100, तो 53.33 हमारा पीवीआर आ जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। एंड यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दे रखा है, डिजायर प्रॉफिट भी दे रखा है, पीवी रेशियो से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा अमाउंट जो है वो आ जाएगा 17,31,689। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम, इन प्राइस बैंड इन केस ऑफ आईपीओ रिप्रेजेंट। तो ये प्राइस बैंड जो है वो क्या शो करता है, एवरेज प्राइस, बैंड प्राइस, मार्केट वैल्यू एंड प्राइस रेंज ऑफ शेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राइस रेंज ऑफ शेयर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इम्प्रूव बाय, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जब ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा जब सेल होता है तो उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। तो ये कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, इंक्रीज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज करेगा तो ऐसा नहीं होगा। डिक्रीज ऑफ सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस करने से तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। डिक्रीज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन कंपनीज आर जनरली फॉलोइंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू मॉडल एज सजेस्टेड बाय। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मॉडल जो है वो सजेस्ट किया गया है लेव एंड स्वर्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट, ये सर्टेन फैक्ट का जो कंफर्मेशन होता है इसे मैच कर सकते हैं हम 4 सर्टिफिकेट से। एंड ओपिनियन ऑन फाइनल अकाउंट, तो फाइनल टू रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यानी कि इंटरनल कंट्रोल एंड कंपलसरी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो ये हो जाएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड विद इन, कॉस्ट ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो कब, 18 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल ईयर। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमी इज कंसर्न विथ डैश इकोनॉमीज, ये हो जाएगा नॉर्मेटिव इकोनॉमी। नेक्स्ट, when price of petrol decreases the demand for automobile increases, it implies that petrol and automobiles are substitute good तो नहीं है, complementary good। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following not the property of indifference curve, indifference curve is downward sloping, indifference curve is concave, ये स्टेटमेंट गलत है। indifference curve जो होता है वो convex होता है to the origin। 24, which of the following activities related to production cannot take place in short run, short run में क्या नहीं होगा प्रोडक्शन में, change in quantity of labor employed, decrease in output, increase in the capacity, regular maintenance of the plant। तो यहाँ पे increase in capacity, शॉर्ट टर्म में कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, increasing return to scale refers to, यहाँ पे क्या है, मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज कॉम्बिनेशन वेयर द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट
इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। तो ये हो जाएगा लिस्ट कॉस्ट इनपुट। नेक्स्ट, व्हेन टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू इज नोन एज, तो ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर लिस्ट, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस मोनोपोली में सबसे कम होगा, क्योंकि सिंगल सेलर है, तो जिनको भी कुछ लेना है वो उन्हीं के पास जाएंगे, तो एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे खर्चा कम होता है। नेक्स्ट, with respect to the consumer surplus, which of the following statement is not correct? It is a difference between what price consumer is willing to pay and what he actually pays. Consumer surplus, it is the total benefit that consumer receives beyond they pay. It is the value that consumer receive and it is the extra price paid by the consumer. तो ये consumer surplus में नहीं आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट अंडर प्राइस स्कीमिंग, प्राइस स्कीमिंग में किसकी जरूरत नहीं होती? अ प्रोडक्ट मस्ट बी न्यू एंड डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, अ प्रोडक्ट मस्ट बी इम्पोर्टेड, अ प्रोडक्ट मस्ट नॉट हैव अ क्लोज सब्स्टिट्यूट। हाँ, तो ऐसा ही प्राइस होगा, ऐसा ही प्रोडक्ट होगा तभी तो प्राइस ज्यादा रखा जाएगा। अ प्रोडक्ट शुड हैव प्रेस्टीज वैल्यू, प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है हाई स्टार्टिंग प्राइस, तो प्रोडक्ट मस्ट बी इंपोर्टेड जरूरी नहीं है। 31 नंबर, कैलकुलेशन ऑफ दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओनली कंसिडर्ड इंक्रीमेंटल चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इट हेल्प्स टू नो द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न टू बी जनरेटेड ऑन द फाइनेंसिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैलकुलेशन ऑफ डैश कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओनली कंसिडर इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल मतलब कि बढ़ा हुआ, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल जो एड ऑन होता है वो कैपिटल। नेक्स्ट, द रिस्क दैट अराइज ड्यू टू चेंज इन परचेजिंग पावर इज कॉल्ड, वो रिस्क जो परचेजिंग पावर के चेंज होने पे अराइज होता है उसको कहते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। नेक्स्ट, द सिलेक्शन ऑफ वन प्रपोजल बेस्ड ऑन चॉइस ऑफ अदर प्रपोजल इज कॉल्ड कंटिंजेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, रिप्लेसमेंट प्रपोजल, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल। यहाँ पे बोल रहा है चॉइस बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ अदर, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, अगर एक सेलेक्ट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, उसी को कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन फॉर ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो ये हो जाता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड में EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट, a company Ltd issue 100 lakhs 14% debentures of rupees 100 each, tax rate is 40%, calculate cost of debt with 10% premium and 5% flotation cost। यहाँ पे cost of debt हमें पूछा जा रहा है, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का जो फॉर्मूला होता है वो है इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स डिवाइड में टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट निकालेंगे तो ये टोटल डेप्ट माइनस फ्लक्चुएशन कॉस्ट। इंटरेस्ट जो होता है ये सीधे ये जो होता है ये फेस वैल्यू पे किया जाता है, तो 14% अंडर 1 माइनस 40% एंड 100 5.5 होगा, क्योंकि इसका 5% फ्लोटेशन कॉस्ट को हमें माइनस करना है, और ये जो वैल्यू आएगी ये 8.03% आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 A 8.03%। नेक्स्ट देखते हैं, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरीली बाय, तो डिमांड जो है ये इसका जो आंसर है वो है साइज ऑफ इंपोर्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज अ रिजल्ट ऑफ,
मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो मार्केट वैल्यू जो है वो क्या है, रिजल्ट है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। नेक्स्ट, पिप्स आर क्या है ये, अ प्लेस वेयर डील्स आर मेड, अ टाइप ऑफ ब्रोकर, अ फॉर अ फॉर्म ऑफ मार्जिन मनी, अ फॉर्म ऑफ हेजिंग। ये है प्लेस वेयर डील्स आर मेड। नेक्स्ट, हाई एक्सचेंज रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क क्या है, add to the cost of capital, lessen the cost of capital, bear no influence on cost of capital, does not add to the cost of capital। तो high exchange rate risk ये first add to the cost of capital इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 40, कॉकटेल बॉन्ड्स आर डोमिनेटेड इन, कॉकटेल बॉन्ड जो है कहाँ डोमिनेट होता है, ये है सी जापानीज येन में। Arithmetic mean is the most popularly used average because arithmetic mean बहुत यूज होता है क्योंकि it is based on all observation, it is least affected by extreme observation, it is applicable of for the mathematical treatment, it is rigidly defined, it possesses sampling stability। तो इसका जो आंसर होगा it least affected by the extreme, ये ऑप्शन गलत है, बाकी 1, 3 एंड 4 एंड 5 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7777 इज, तो सेम वैल्यू है तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट यहाँ पे दिया हुआ है तो हमें देखना है। देन पी ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.94। नेक्स्ट, सपोज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट पर वीक ऑन अ सर्टेन हाईवे फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विच मीन 2, देन परसेंटेज ऑफ वीक्स हैविंग नो एक्सीडेंट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 13.53। नेक्स्ट, the score in a certain examination follow normal distribution with mean 50 and standard deviation 60, then marks of top 10% candidate will have score more than, आंसर हो जाएगा 87। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिजेक्टिंग null hypothesis is true। Next, the standard error of sample mean based on 100 observation from normal distribution with mean 50 and standard deviation 5 is। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में रूट अंडर टोटल एन ऑब्जर्वेशन, तो 5/√100 यानी कि 5/10, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1/2। नेक्स्ट, a research which involves surveys and fact finding inquiries is called as analytical, applied, conceptual, descriptive। तो ये जो रिसर्च है फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज यानी कि ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट देखते हैं, इफ कोवेरिएंस इज इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू देन 0.7, देन कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज, तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का फॉर्मूला होता है R²। ठीक है, तो इसको हम R² यानी कि R दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी
0.49. In writing technical report, which of the following things are given main emphasis? अगर टेक्निकल रिपोर्ट लिखना है तो कौन सा इंपॉर्टेंट थिंग्स होगा यहाँ पे बताना। द मेथड एम्प्लॉयड, द assumptions मेड, द डिटेल प्रेजेंटेशन, सिंप्लिसिटी, अट्रैक्टिवनेस। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है मेथड जरूरी है, assumptions भी बहुत जरूरी है एंड डिटेल प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद सिंप्लिसिटी एंड अट्रैक्टिवनेस बाद की बात है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। यहाँ टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको इसी तरह से क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और चैनल को वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।